आतिफ विलास के सुनने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान कौन था। हिंदुस्तान में एक ऐसा सुल्तान था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को लग रहा था कि वो कभी भी हिंदुस्तान पे काबिज़ नहीं हो सकते। फिर कुछ यूँ हुआ कि मैसूर शहर के किले के बाहर अंग्रेज़ों को एक लाश नज़र आई, तो उनका ख्याल आया कि अब हम हिंदुस्तान को फतह कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी रुकावट टीपू सुल्तान था। ये 1760 की बात है कि जब दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान के एक शहर जिसका नाम श्रीरंगापट्टनम था, उस श्रीरंगापट्टनम के शहर के मीनार के अंदर एक कमरे में एक अजीब सी सरगर्मी जारी थी। 10 साल का बच्चा फछाई से एक रेती की मदद से खिड़की की सलाखें काट रहा है और इसके पास बैठा इसका 5 साल भाई आंखों में खौफ भरे उसे देख रहा है। बड़े लड़के ने खिड़की की सलाखें काटी, फिर खिड़की से रस्सी बांधकर नीचे लटका। उसने अपने भाई को पीठ पर लादा और इसी के जरिए नीचे उतर गया। कुछ ही देर में सारे श्रीरंगापट्टनम में शोर मच गया। बागी जनरल हैदर अली के दोनों कैदी बेटे टीपू और करीब फरार हो गए। ये सलाखें काटने वाला नन्ना बहादुर और कोई नहीं, फातह अली टीपू था। अब यही नन्हा सुल्तान अपने भाई के साथ दुश्मन से छुपता रहा। वजह यह थी कि टीपू का वालिद हैदर अली, जो मैसूर के राजा का सिपा सालार था, अपने मुखालफिन की साजिशों की वजह से बागी करार पा चुका था। अब वो शहर से फरार था। उसके बेटों को कैद कर लिया गया था, लेकिन वो भी भाग निकले थे। इस दौरान होली का त्यौहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और इसके भाई को होली के रंगों में रंग दिया। टीपू ने चेहरे पर भी शेर का मास्क पहन लिया और फिर दोनों भाई किसी की नज़रों में आए बगैर शहर से निकल गए और अपने बाप से जा मिले। इस इंतहाई ड्रामाई अंदाज से फरार के 1 साल के अंदर टीपू का बाप हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन गया और टीपू वलीअहद। लेकिन हैदर अली का आला दौर हुकूमत दुश्मनों से जंगो जदल में ही गुजर गया और जब 1782 में हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू तख्त नशीन हुआ, तो यही मसाइल उसको भी दरपेश थे। मैसूर की कोई आसान काम नहीं था, बल्कि ये इंतहाई मुश्किल मरहला था। ये तय था कि टीपू कितना ही काबिल हुक्मरान क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी सल्तनत की तबाही को टाल तो सकता था, लेकिन रोक नहीं सकता था। इसकी वजह रियासत मैसूर का इंतहाई मुश्किल जोग्राफिया, वो सूबे जो आज भारतीय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला कहलाते हैं, इनके बहुत से हिस्से रियासत मैसूर में शामिल थे। बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी रियासत थी, लेकिन इसके 3 इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन इसकी सरहदों पर ही बैठे थे। कुछ मशरक़ी इलाकों और जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जिनका जनूबी हिंदुस्तान में फौजी मरकज़ मद्रास था, जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज़ इलाके के साथ मशरक़ में हैदराबाद दक्कन की एक रियासत थी, जो अब नादरा प्रदेश का हिस्सा है। इनके शिमाल की तरफ मराठे थे। इनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी और मगरब में समुंदर था। किसी तरफ से भी टीपू के लिए कोई मदद नहीं मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक जोग्राफिया के साथ एक और बड़ा मसला ये भी था कि मैसूर हिंदुस्तान की दौलतमंद रियासतों में से एक रियासत थी। मसाला जात की पैदावार और कपड़े की सनत यहाँ पर खूब फल फूल रही थी। मैसूर के शहरी की आमद बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज़्यादा थी और यही वजह थी कि तीनों तरफ फैले दुश्मन का वाहिद मकसद मैसूर पर कब्ज़ा करना था। इसलिए उनसे सुलह या मायदा करने का सवाल ही पैदा नहीं। उसकी रियासत मुश्किल जोग्राफियाई सूरत हाल में कमज़ोर दफाई पोजीशन पर थी, मगर टीपू हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए वो हर वक्त सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार था। इसने पहले दुश्मनों के सुलह के मायदे भी किए, लेकिन ये तमाम मायदे नाकाम रहे और टीपू को आखिरकार
जंग लड़ना पड़ी। इन जंगों में कई बार इसने अपने दुश्मनों को बड़ी बदतरीन शिकस्त दी और फिर लोग उसे शार मैसूर कहने लगे। इस सिलसिले की पहली जंग वही थी जो इसे अपने बाप से विरासत में मिली थी, यानी अंग्रेज़ों से जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था। और ये वही जंग थी जिसके दौरान ही टीपू के वालिद हैदर अली की वफात हुई। लेकिन टीपू ने तख्त नशीन होते ही खतरनाक शिकस्त दी। फिर इसने बंगलौर के किले में मैसूर अंग्रेज़ों की फ़ौज को हथियार डालने पर मजबूर किया। बर सहीर की तारीख में अंग्रेज़ों को ऐसी इबरत आमेज़ शिकस्त कभी ना हुई। ऐसे में ज़ख्मों से चूर अंग्रेज़ों की फ़ौज ने टीपू सुल्तान से सुलह की दरख्वास्त की। अगर टीपू चाहता तो ये जंग जारी रखता तो जनूबी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर मद्रास पर भी काबिज़ हो सकता था। ऐसी सूरत हाल में कम से कम जनूबी हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के सल्तनत का खात्मा हो जाता। लेकिन टीपू ने रहमदिली से काम लिया और सुलह कर ली। 1784 में इसने अंग्रेज़ों से जंग बंदी का मायदा किया। इस फतह से टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के लोगों का हीरो बन गया। लेकिन बरतानिया में सफ़े मातम अंग्रेज़ों ने तय कर लिया, अगर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा बरकरार रखना है तो टीपू को रास्ते से हटाना होगा। और इसके लिए इन्होंने साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। इन साजिशों में टीपू की कमज़ोरी इनके बहुत काम आई। टीपू की कमज़ोरी क्या थी कि टीपू सुल्तान दरबारियों को खुश करने का हुनर नहीं जानता था। अंग्रेज़ हुक्मरान बनने के बाद इसने कई नए दरबारियों को जगह दी, जिसकी वजह से पुराने दरबारी नाराज़ हो गए, जिनमें वज़ीर ख़ज़ाना मीर सादत और वज़ीर अव्वल पोरीना पेश थे। ये वो लोग थे जिन्होंने टीपू सुल्तान को तख्त संभालने में मदद दी। लेकिन अब इन्हें लगने लगा था कि टीपू उन्हें नज़रअंदाज करने लगा है। टीपू अपनी उसूल पसंदी की वजह से अपने साथियों को सजा। इसकी मिसाल ये भी है कि जब टीपू के एक इंतहाई वफादार और माहिर जनरल मोहम्मद अली कामिदान को गिरफ्तार ने बेटों के टीपू सुल्तान के मुखालिफ को पनाह दी, तो टीपू ने तहम्मुल से काम नहीं लिया, बल्कि इसने कामिदान को गिरफ्तार कर लिया। कामिदान ने कैद ही में खुदकशी कर ली। इस वाक़े से टीपू सुल्तान के बहुत से वफादार बददिल हो गए। अब दरबारी साजिशों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की चाल की कामयाबी के इम्कानात बढ़ना शुरू हो गए। अब इन्हें टीपू सुल्तान के दरबार से वरदार मिलने लगे थे। इस गद्दार कंपनी का खरीदार ईस्ट इंडिया कंपनी का आया हुआ नया गवर्नर जनरल, जिसका नाम लॉर्ड कैनिवाल, एक ऐसा शख्स था जो कि दुश्मन को मैदान जंग में हराने से ज़्यादा इसको अपने घर में कमज़ोर करने का हुनर जानता था। इसने टीपू सुल्तान की रियासत में कई जासूस भेजे, जिसमें एक का नाम सैयद इमान। ये शख्स श्रंगापट्टनम पहुंचा, जहां इसने टीपू से नाराज़ और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की हमायत पर तैयार कर लिया। लेकिन ये साजिश बर वक्त पकड़ी गई। टीपू सुल्तान ने इसका सख्त नोटिस लिया। गद्दारों को और सैयद अमान को सजाए मौत दे दी गई। इससे गद्दारों की तादाद रुकी नहीं बल्कि और बढ़ने लगी। टीपू के दरबारियों को ख़रीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस तन्हा टीपू सुल्तान के मुकाबले पर आने से डरता था। इसने हैदराबाद और मराठों को भी साथ मिला लिया। इसने ये बहाना किया कि टीपू ने अंग्रेज़ों के एक इत्तेहादी राजा ट्रांकोवर के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी है। हालांकि ये जंग टीपू ने नहीं, राजा ने खुद छेड़ी थी और टीपू सुल्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद ये मामला ख़त्म हो चुका था। लेकिन कॉर्नवालिस ने इस जंग का जवाब छेड़कर साबका हारने वाली जंग के दौरान किया हुआ मायदा तोड़ दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बंगलौर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए इसे बंगलौर में
पूरी तरह से घेर लिया। लेकिन जब टीपू सुल्तान के फैसला कुन हमला करने का वक्त आया तो इसकी फ़ौज में मौजूद चंद गरदारों ने हमले की तफसील कॉर्नवालिस को पहुंचा दी। इसकी बदौलत वो बच कर निकलने में कामयाब हो गया। वो न सिर्फ बच के निकलने में कामयाब हो गया बल्कि एक लंबा चक्कर काटते हुए श्रंगापट्टनम पर चढ़ाई कर दी। लेकिन श्रंगापट्टनम से 15 किलोमीटर की दूरी पर इसकी हिम्मत जवाब देगी। इसकी फ़ौज पूरी तरह से थक चुकी थी। टीपू सुल्तान के छापामार दस्तों ने अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। नाज़रीन, टीपू सुल्तान कौन था पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।